मॉर्निंग स्टूडेंट। भूआकृतिक प्रक्रियाएं। देखो हम अपेक्षय के प्रकार पढ़ रहे थे बेटा। अपेक्षय के 3 प्रकार थे, रासायनिक, भौतिक हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं जैविक अपेक्षय। जैविक अपेक्षय क्या होते हैं? जैविक अपेक्षय जो जीव जंतु होते हैं भी, ठीक है, जो भूमि के ऊपर किसी भी रूप में रहते हैं, निवास करते हैं, छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े से बड़े जीव से संबंधित जितने भी हैं वो सब किस में आएंगे? जैविक अपेक्षय में। तो इनके द्वारा जो परिवर्तन होते हैं पृथ्वी के अंदर, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? जैविक अपेक्षय। ठीक है, मिट्टी का कटाव होना, भ्रंश होना, क्षरण होना, ये सब किसके कारण? जैविक। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने कल भी बताया था आपको, उससे पहले भी बताया था कि मूसा जो होता है, मूषक, ठीक है, चूहा, वो क्या करता है कि बिल बनाता है। और बिल बनाने के कारण जो है कभी का हो, जैसे ज़मीन के अंदर या तो फोर्स के कारण ऊपर से या पानी वगैरह की, ठीक है, भाव के कारण वहाँ से मिट्टी जो है कट जाती है। तो अब सबसे पहले हैं बिलकारी जीव जंतु। जैविक अपेक्षय जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न होता है। बिलकारी जीव जंतु कीड़े मकोड़ों और जंतुओं की सैकड़ों प्रजातियां ऐसी हैं जो चट्टानों में बिल बनाकर रहती हैं, जैसे चींटियां, केंचुए, चूहे, खरगोश, लोमड़ी, गिद्दड़, बिच्छू, गिलहरी, प्रेरी कुत्ते इत्यादि। ठीक है, बिल बनाने से असंगठित मलबा बाहर आता है और चट्टानें कमज़ोर होकर विघटित हो जाती हैं। आर्थर होम्स के अनुसार हर 1 एकड़ मिट्टी में 1.5 लाख केंचुए हो सकते हैं, जो एक वर्ष में चट्टानों से 10 से 50 टन उम्दा मिट्टी बनाकर नीचे से ऊपर ला देते हैं। अनेक जीव जंतु अपने मुख और विशेषता बीज के जरिए कई प्रकार के अमल निकालते रहते हैं, जिससे चट्टानों का रासायनिक अपेक्षित तीव्र होता है। उसके बाद है मनुष्य। सबसे सेकंड जो पॉइंट है वो मनुष्य। पहला था बिलकारी जीव जंतु, अब मनुष्य। मनुष्य भी भाई जो है मिट्टी को कटाव में या अपेक्षय में विशेष योगदान देता है, क्योंकि इसके द्वारा भी बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो वो कार्य कौन कौन से हैं? चट्टानों के अपेक्षा में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का भी भारी योगदान होता है। कुएं, झीलें, नहरें, बांध, भट्टे, सुरंगें, तालाब, खाने, नगर, कारखाने व सड़कें इत्यादि साधन मानव की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन इनके निर्माण से चट्टानों का अपेक्षय भी होता है। अगला पॉइंट है वनस्पति। वनस्पति जो है पेड़ पौधे जितने भी हैं, ठीक है, उससे संबंधित जो होने वाले परिवर्तन। क्या होता है कि मिट्टी की जो जड़ें हैं वो भी मिट्टी को पकड़े रखती हैं, मगर जैसे जैसे वो ढीली पड़ती हैं तो वो मिट्टी का जो है कटाव हो जाता है। तो पेड़ पौधों की जड़ें चट्टानों की दरारों में प्रवेश करके उन्हें चौड़ा करती हैं। इससे न केवल चट्टानें टूटती हैं बल्कि हवा और जल के भीतर तक जाने की राह और बन जाती है। इससे चट्टानों के रासायनिक अपेक्षय को बल मिलता है। ये जैसे रासायनिक अपेक्षय दे रखा है, ठीक है, ये पेड़ है, जड़ों का फैलाव, ये जड़ें हैं दूर दूर तक फैली हुई, इसीलिए तो ये इतना भारा पेड़ जो है वो अपनी स्थिति में डटा हुआ है। अब बात करते हैं बृहत संचलन। बृहत संचलन, देखो बृहत संचलन क्या है? तो अर्थ सबसे पहले स्थल मंडल के आवरण की ऊपरी असंगठित परत तथा चट्टानी मलबे की विशाल मात्रा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल से नीचे की ओर फिसलना या सरकना बृहत संचलन कहलाता है। मतलब जो वहाँ टूटा और वो टूटा हुआ हिस्सा जो है पानी या बर्फ़ के साथ पिघलने के कारण जो वो नीचे की ओर बहता है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लगता है उसको, ठीक है, जिससे वो उधर आकर्षित होता है। ठीक है, इसे अनुढाल संचलन भी कहते हैं। बृहत संचलन प्रवणता संतुलन का एक महत्वपूर्ण कारक है, जो अनाच्छादन के साधनों को मलबे की विशाल राशि उपलब्ध कराता है। बृहत संचलन में गुरुत्वाकर्षण की भूमिका भी। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण में क्या भूमिका है? सैलचूर्ण मिट्टी और मलबे को बहुत स्तर पर नीचे सरकाने में गुरुत्वाकर्षण की निश्चित रूप से सबसे अहम भूमिका होती है। इसका तात्पर्य यह है कि बृहत संचलन में पवन जल, हिम इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मलबा नहीं ढोते, बल्कि इसके विपरीत सरकता हुआ मलबा वायु जल का हिम्मा और अधिक साथ खींचने लगा।
अब बात करते हैं बृहत संचलन का अपेक्ष और अपर्दन से संबंध। देखो ये था बृहत संचलन में गुरुत्वाकर्षण की भूमिका। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है कि जैसे भी ऊंचाई से निचाई की ओर कोई चीज़ आती है, ठीक है, तो वो अपनी ओर आकर्षित हुई होती है। गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा और उसकी स्पीड तेज होगी। तो ये सब किसके कारण? पवन और जल व हिम के कारण ये गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बृहत संचलन का अपेक्ष और अपर्दन से संबंध। शैलों का अपेक्ष बृहत संचलन के लिए अनिवार्य नहीं है, परंतु यह इसे बढ़ावा जरूर देता है। बृहत संचलन अपेक्षित ढालों की अपेक्षा अनपेक्षित ढालों पर अधिक सक्रिय होता है। बृहत संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है, मगर कोई भी भू आकृति कारक जैसे नदी, हिमनदी, पवन, समुद्री लहरें एवं धाराएं बृहत संचलन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि बृहत संचलन अपर्दन के अंतर्गत नहीं आता। ढाल पर पड़े पदार्थों की अपनी प्रतिरोधक शक्ति होती है, मतलब ढाल के ऊपर जो पड़े हुए जितने भी पदार्थ हैं, जैसे इधर से ऐसे आ रहे हैं तो इनके बीच में, तो इनकी अपनी खुद की प्रतिरोधी क्षमता है भाई, ठीक है। अपने आप को कितनी दूर कितनी वेग से चलेंगे, ठीक है। ढाल पर पड़े पदार्थों में अपनी प्रतिरोधक शक्ति, वे अपने स्थान से तभी टहलते हैं जब उन्हें डिगाने वाले बल अधिक शक्तिशाली हो। मतलब कोई वस्तु है वो तभी सरकेगी जब इसके ऊपर फोर्स इससे अधिक मात्रा में लगेगा, तब जाके। अब बृहत संचलन को प्रभावित करने वाले कारक। बृहत संचलन जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक में गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त बृहत संचलन की प्रक्रिया को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले टेक का हटना, ठीक है। जो पदार्थ होता है उसके आगे जो सहारा लगा हुआ है, ठीक है, वो सहारे का हट जाना जिससे ये नीचे की ओर बहने लग जाएगी। दूसरा है जल का जो भाव होता है भाई, ठीक है, जो अपने साथ कुछ भी ले जाता है तो उस भाव के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद ढाल भी मेन होती है भाई, कितनी ढाल है तभी तो मलबा सरकता है, अन्यथा नहीं सर पाएगा। दूसरी है जलवायु में जैसे भाई कहीं पर गर्मी अधिक है तो कहीं पे ठंड अधिक है, ठीक है। तो इनके कारण जो है पृथ्वी की जो शैलें होती हैं उनके आपस में जो है खिंचाव उत्पन्न होता है तने के अंदर, ठीक है। और खिंचाव उत्पन्न होने से उनमें बिखराव उत्पन्न हो जाता है, विखंडित हो जाती है। उसके बाद है अतिभार भी यही है भाई, कृत्रिम जो तरीके से मलबे की जो मात्रा है उसमें वृद्धि की गई है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? अतिभार। भूकंप व विस्फोट, अगर कोई भूकंप या विस्फोट के माध्यम से जैसे चट्टानों का संचलन होना। भार का हटना, भार वगैरह का हट जाना। मूल ढाल की जो सतह होती है पदार्थों में भार टहलने से भी बृहत संचलन होता है। ऊपर से जो नीचे की ओर आ रही हैं उसमें जो भाव है उसके कारण भी ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब भारी मात्रा में जल निष्कासन, जलाशयों के अंदर से जो जल है बहुत ही अधिक मात्रा में निष्कासित होता है, जिससे वो अपने साथ जो भी कुछ होता है उसके वेग के साथ वो बहा ले आती है। तो टेक का हटना सबसे पहला, जब ऊपर के पदार्थों को सहारा दे रही नीचे की टेक अवलंब कृत्रिम अथवा प्राकृतिक ढंग से हट जाती है तो मलबे की भारी मात्रा भराती हुई नीचे आ जाती है। उसके बाद जल चिकनाई व सनेक का काम करके अनुढाल संचलन की प्रक्रिया को आसान बनाता है। बृहत संचलन में जल की एक और भूमिका भी होती है। जल की मात्रा ढाल पर भार पैदा करती है, जिससे मलबे का अपनी जगह से खिसकना आसान हो जाता है। उसके बाद है ढाल महाद्वीपों के ऊंचे भाग धरातल पर विद्यमान असंख्य ढालों के सारे नदी मार्गों से होते हुए जमाव के अंतिम महान पड़ाव महासागरीय तली और गर्तों में जा पहुंचते हैं। ढाल को तीव्र बनाने का काम अनाच्छादन के साधन जैसे नदी, हिमनदी, समुद्री तरंगे बखूबी करते हैं। उसके बाद है जलवायु। ठंडी जलवायु के प्रदेशों में सैल, चूर्ण व बर्फ़ के क्रमांतर जमने और पिघलने से भी उनमें संचलन की हालत बन जाती है। अतिभार, कई बार प्राकृतिक अथवा कृत्रिम तरीके से मलबे की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे उत्पन्न अतिभार बृहत संचलन का कारण बनता है। जैसे आपके यहाँ कुंड के अंदर जो माइंस से जो पर्वत को नीचे तक काट करके, ठीक है, इसमें से जो पत्थर निकाला गया है और उसके बाद जो मलबा है उसका अलग से दोबारा से पहाड़ बना दिया, तो वो पहाड़ जो बना है बगल के अंदर जो मलबा पड़ा हुआ है वो इतना ठोस थोड़ी है, जैसे वो पहले चट्टान थी उतनी मजबूत नहीं है, ये हल्की है।
ठीक है। इस पर अगर बारिश अधिक पड़ती है तो ये इसका जो मलबा होता है वो धीरे धीरे बहने लग जाता है, उसमें कटाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो वो मेन है। उसके बाद भूकंप व विस्फोट। भाई कई बार भूकंप आने से अथवा खनन के लिए विस्फोट करने अथवा मशीनों के कंपन से भी वृत्त संचलन होता है। अब कई बार जैसे भूकंप, नीचे से तरंगे उत्पन्न हो जाए या ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए या भाई माइंस वगैरह लगा करके बम विस्फोट किए जाएँ पत्थर को तोड़ने के लिए, इससे भी जो है वृत्त संचलन होता है, क्योंकि इसके विखंडन के कारण जो है पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं चट्टानों के, ठीक है। भार का हटना, मूल ढाल की सतह में पदार्थों अथवा भार के हटने से भी वृत्त संचलन हो सकता है। जो ढाल होती है भी, ठीक है, उस ढाल के ऊपर जो भी पदार्थ पड़े हुए हैं वो अपने साथ भाग करके जल जो है एक जगह ले जा करके छोड़ देता है, उसे कहते हैं भार का हटना। भारी मात्रा में जल निष्कासन। अब भारी मात्रा में जल का निष्कासन भी, जैसे जब झीलों, जलाशयों, नदियों के से विशाल मात्रा में जल प्रवाह होता है तब वह ढालों और नदी तटों के नीचे से बहकर उन्हें खोखला करता रहता है। इससे वृत्त संचलन की दशाएं उत्पन्न होती है। इनके अतिरिक्त अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव और प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश भी वृत्त संचलन में सहायक सिद्ध होते हैं। अब संचलन के 3 रूप होते हैं भाई। संचलन के 3 रूप कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहले है अनुप्रस्थ विस्थापन। इसमें तुषार वर्दी या अन्य कारणों से मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन होता है। उसके बाद है प्रवाह और सकलन, ठीक है। अनुप्रस्थ विस्थापन ये क्या होता है कि भाई तुषार जो वर्दी, जो अचानक वर्दी जो हुई है, उन कारणों के कारण मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन होता है, मतलब वहाँ से बहने लग जाती है। प्रवाह ये नदी के बहाव या जल के बहाव के साथ ऊंचाई से नीचाई की ओर। और सकलन कोई भी जब चीज़ ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो वो खिसकना कहलाता है, वही सकलन कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये जो है टॉपिक आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मेन क्वेश्चन है कि सबसे पहले जैविक अपेक्षे से क्या प्राय, फिर वह वृत्त संचलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।